बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन ई में से नेक्स्ट टॉपिक है साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। सेक्शन ई में से एक पोर्शन छोड़ा अभी मैंने, डिफेंस मैकेनिज्म, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाती हूँ। सो ये सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद लास्ट वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे। अब साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पास्ट पेपर्स में। सबसे पहले इसमें है न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन सेक्शुअल डिसफंक्शन। क्वेश्चन था कि वो कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो बॉडी में सेक्शुअल फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके नेम आपने याद करने, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सेरोटोनिन है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन है और हिस्टामिन। अब ये 5 न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं बॉडी में सेक्शुअल फंक्शंस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शुअल डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, यानी ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग सेक्शुअल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं, एक क्लास आती है डिज़ायर, अराउजल, ऑर्गेज़म एंड पेन। इनकी इस पे सेक्शुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर है लैक या लॉस ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर। अब ये याद करने वाली चीज़ें सारी आपने इनको याद ही करना है इससे। उसके बाद है एक्सेसिव सेक्शुअल ड्राइव, सेक्शुअल एवर्जन विच मीन्स लैक ऑफ सेक्शुअल एन्जॉयमेंट, सेक्शुअल एवर्जन और लैक ऑफ सेक्शुअल एन्जॉयमेंट है। नेक्स्ट क्लास है फेलियर ऑफ जेनिटल रिस्पॉन्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ऑर्गेस्मिक डिसफंक्शन, नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरोनिया, नॉन ऑर्गेनिक वेजिनिस्मस, अदर सेक्शुअल डिसफंक्शंस एंड अनस्पेसिफाइड सेक्शुअल डिसफंक्शन। ये सारी आपने याद ही करने हैं। इनको एक मैंने बता दिया आपको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है ICD की क्लासिफिकेशन। और जो बुक पे हमारे क्लासीफाई किए हुए ना मौदत राना पे, वो ये फ्लो शीट बनी हुई है कि सेक्शुअल डिसऑर्डर्स कौन कौन से सेक्शुअल डिसफंक्शंस हैं, डिसऑर्डर ऑफ सेक्शुअल प्रेफरेंसेस जिनको हम पैराफिलियास भी कहते हैं कि सेक्शुअल प्रेफरेंस का डिसऑर्डर है, या फिर जेंडर डिस्फोरिया। डिसफंक्शंस, सेक्शुअल डिसफंक्शंस और है, सेक्शुअल डिस्फोरियाज या जेंडर डिस्फोरियाज और है। तो बुक का अगर फ्लो चार्ट बनाना आपने तो ये आप इसमें बना सकते हैं। ये मैंने कुछ डिटेल एक्स्ट्रा ऐड की थी कि उसके आगे मैंने डेफिनेशंस भी लिख दी हैं, लेकिन उसमें आपने सिर्फ ये 3 क्लासेस बता के इसकी सब क्लासेस बतानी है आपने कि सेक्शुअल डिसफंक्शन में आगे क्या क्या चीज़ आती है। सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर आता है इसमें, सेक्शुअल अराउजल डिसऑर्डर है, ऑर्गेज़म डिसऑर्डर्स हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, सेक्शुअल पेन डिसऑर्डर्स। अब अगर आप देखेंगे ना ICD में इन्होंने इसी सारी चीज़ को अलग अलग क्लास बनाया हुआ उसको। उन्होंने डिज़ायर, अराउजल, ऑर्गेज़म और पेन को एक क्लास में कर दिया, और लैक या लॉस ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर को अलग कर दिया, एक्सेसिव सेक्शुअल ड्राइव अलग। तो अगर स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, तो फिर आपने इस तरह लिख देना। अगर वैसे क्लासिफिकेशन है तो फिर आप ये लिखेंगे। अब मैं यहाँ से भी करा देती हूँ साथ ही क्लासिफिकेशन, फिर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेक्शुअल डिसफंक्शंस हैं कि दे आर मेनली रेलिवेंट टू द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शुअल एक्ट। तो सेक्शुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए जो डिसफंक्शंस हिंडर कर रहे होते हैं वो, उनको हम कहते हैं सेक्शुअल डिसफंक्शन। और जो सेक्शुअल या जेंडर डिस्फोरिया है कि इंसान अपने जेंडर से या तो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपोजिट जेंडर में कन्वर्ट होना चाह रहा होता है, उसको दिल कर रहा होता है, या फिर उसकी डिज़ायर होती है कि उसकी बॉडी हो अपोजिट जेंडर वाली। फीमेल है तो वो चाह रही हो कि वो एक मेल होती, या फिर उसको वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी भी जेंडर से ना बिलोंग करें, उसको हम जेंडर क्वेयर कहते हैं। या फिर क्रॉस ड्रेसर्स, या फिर जिसे हम डुअल ट्रांसवेस्टिज्म कहते हैं कि वो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई तो करते हैं, वो अपोजिट जेंडर की तरह बनना नहीं चाह रहे होते, ऐसे अपना जेंडर नहीं चेंज करना चाह रहे होते, लेकिन उनकी ड्रेसिंग अपोजिट होती है, उसको प्रेफर करते हैं। अब सबसे पहले सेक्शुअल डिसफंक्शन में आता है सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, सेक्शुअल अराउजल डिसऑर्डर, ऑर्गेज़म डिसऑर्डर्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सेक्शुअल पेन डिसऑर्डर। फिर है डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्शुअल प्रेफरेंसेस या पैराफिलियाज। ये सारे आपने फोरेंसिक मेडिसिन में भी किए हुए हैं। एग्जिबिशनिज्म, इसमें क्या होता है कि वो अपने जेनिटल्स को एक्सपोज करके उनको सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल होती है। फेटिशिज्म में है सेक्शुअल अटैचमेंट टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एसेक्सुअल बॉडी पार्ट्स। उसके बाद है पीडोफिलिया। पीडो एज द वर्ड इंडिकेट्स चाइल्ड से रेलिवेंट होता है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन या सेक्शुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन को हम कहते हैं पीडोफिलिया। सैडोमैसोचिज्म, प्लेयर फ्रॉम हर्ट। उसके बाद है फेटिशिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म, सेक्शुअल इंटरेस्ट इन क्रॉस ड्रेसिंग। तो ये सारे आगे किसकी क्लासेस हैं या किसकी टाइप्स हैं,
सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या सेक्सुअल पैराफिलियाज के। उसके बाद आपने जब फ्रेंसिंग में पढ़ा था हमने सैडिज्म और मैसोशिज्म अलग अलग था। यहाँ पे सैडो मैसोशिज्म ही है और एक साथ उसको ज्वाइन करके उसके एक ही डेफिनेशन बना लिया कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के प्लेयर फ्रॉम हर्ट। उसमें आपने डिटेल से पढ़ा था फोरेंसिक में कि अगर ख़ुद को अपने आप को या तो हर्ट करने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है और दूसरे टाइप में क्या होता है कि पार्टनर को हर्ट करने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। तो इनको अगर हम सैडोमैसोचिज्म को मिला के कहेंगे तो इसकी एक जो उनमें कॉमन फैक्टर क्या था, हर्ट वाला एलिमेंट, कि हर्ट करने से, तकलीफ़ देने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। अब है मतलब इन लोगों को जो ये स्पेशल ये वाला जो सेक्सुअल पैराफिलिया है ना सैडोमैसोचिज्म, उसकी ये डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया। इसमें सबसे पहले होते हैं ट्रांससेक्सुअल। ट्रांससेक्सुअल चाहते होते हैं कि उनकी बॉडी हो अपोजिट जेंडर की, ये डेफिनेशन मोदत राना से। जेंडर क्लियर कहते हैं प्रेफर टू बिलोंग टू नाइदर जेंडर, वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करना नहीं चाहते। क्रॉस ड्रेसर या डुअल ट्रांसवेस्टिज्म, ये कौन लोग होते हैं? दे ड्रेस लाइक अपोजिट जेंडर बट डू नॉट विश टू चेंज देयर जेंडर्स। तो वो अपोजिट जेंडर की तरह ड्रेसअप तो होना चाहते हैं लेकिन अपने जेंडर को चेंज करना नहीं चाहते। अब एक क्वेश्चन था ये पास पेपर में आया और इसके आंसर पे भी काफ़ी लास्ट ईयर डिस्कशन हुई, डिफरेंट ग्रुप्स में बहस हुई और इसका एक कॉमन आंसर ना मिल नहीं रहा था। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 18-year-old फीमेल है, प्रेजेंट्स इन ओपीडी एंड कंप्लेन्स ऑफ हैविंग अ विश दैट शी वाज अ मैन, कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक मेल होती, ठीक है। शी हैज़ शॉर्ट हेयर एंड इज़ ड्रेस्ड अप लाइक मैन। अब ये ड्रेसिंग अप वाला जो पॉइंट होता है ना, ये क्रॉस ड्रेसर या डुअल ट्रांसवेस्टिज्म में होता है। By looking at her, there is no sign of femininity seen in her. She says she feels like a male trapped in a female body and wishes she was male. तो इस चीज़ से जब वो ये वाला पॉइंट दिया उन्होंने कि वो चाहती थी कि वो मेल होती, तो उससे पॉइंट जाता है कि ये ट्रांससेक्सुअल है फीमेल। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन एक दो जगह से कंसल्ट करने के बाद डिफरेंट जो उनसे हैं सॉल्व पास्ट पेपर्स वगैरह, उनमें ना ज़्यादातर आंसर इसका डुअल ट्रांसवेस्टिज्म लिखा हुआ था। बट स्टिल ये आया एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था, होप सो इस तरह का दोबारा ऐसा कोई ना हो कन्फ्यूजिंग। अगर इसको देखा जाए ना तो अगर हम उसके ड्रेसिंग पे फोकस करें तो ये डुअल ट्रांसवेस्टिज्म है। क्रॉस ड्रेसर है। क्रॉस ड्रेसर की डेफिनेशन ये थी कि इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है अपने बायोलॉजिकल सेक्स को, उसे पता होता है कि वो फीमेल है, ठीक है, इसको भी पता है कि वो फीमेल है, येट प्रेफर टू ड्रेस इन क्लॉथ्स ऑफ अदर जेंडर, लेकिन वो मेल के या फिर अपने अपोजिट जेंडर के ड्रेसिंग वो प्रेफर करते हैं। लेकिन जब विश या डिज़ायर का साथ आ जाए ना कि वो चाह रही है कि वो मेल होती, अपने उसकी एक बॉडी मेल वाली होती, तो वो ट्रांससेक्सुअल है। इसकी ना फिर एक एक्सप्लेनेशन थी, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा था डुअल ट्रांसवेस्टिज्म इसको लिखा था, ट्रांससेक्सुअल क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि जो ट्रांससेक्सुअल है ना वो अपना जेंडर चेंज कराना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो ये डुअल ट्रांसवेस्टिज्म या क्रॉस ड्रेसर्स है वो अपना जेंडर नहीं चेंज करना चाह रहे होते। मतलब कि वो जेंडर उनका वही होता है लेकिन वो सारा बिहेव वैसे ही करेंगे, ड्रेसअप वैसे ही होंगे जैसे कि अपोजिट सेक्स वाले पर्सन होते हैं। एक फीमेल है तो वो मेल की तरह ड्रेसअप होगी, वो बायोलॉजिकली अपना जेंडर चेंज कराने की कोशिश नहीं करेगी। मैनेजमेंट क्या है डुअल ट्रांसवेस्टिज्म की? द पावर ऑफ थिंकिंग ऑफ सच पेशेंट डेवलप्ड रॉन्ग, दैट इज़ वाई। अब आपने क्या करना है, इस तरह के बाकी भी इस तरह के कोई भी जेंडर वाले आ जाए ना आपके पास पेशेंट्स जिनका इस तरह की कोई कंप्लेन हो जेंडर एसोसिएटेड, तो आपने उनकी करनी तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मैंने पहले भी बताया था कि हर जगह ही तकरीबन एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया में भी की थी, जो भी है ना साइकोलॉजिकल इशूज़, उनमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम करते हैं। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन लर्निंग्स रोल इन डेवलपिंग बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। फिर कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और है, कॉग्निटिव थेरेपी और है। कॉग्निटिव थेरेपी मतलब आपके कॉग्निशन से रेलिवेंट, आपके ब्रेन के थिंकिंग पैटर्न से रेलिवेंट है। इट एम्फोसाइजेस व्हाट पीपल थिंक रादर देन व्हाट दे डू। वो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि लोग सोचते क्या हैं बजाय इसके कि वो क्या उनका एक्शन क्या है। तो हमने उनकी कॉग्निशन को, उनके सोचने समझने की सलाहियत को इसमें प्रेफर करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, एम्पैथी के साथ रिएक्ट करना होता है। ये जो सेक्सुअल इवर्जन्स वाले केस आते हैं ना, या फिर इससे रेलिवेंट कोई भी सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिस्फोरिया वाले आ रहे हैं, उनको ज़्यादा आपने उनकी तरफ एम्पैथेटिक होना है
उनको अपने साथ ज़्यादा अपने ना एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो ओपनली अपनी कंडीशन को बता सकें, क्योंकि ऐसे जो से पेशेंट्स होते हैं वो आपसे वो प्रॉपर्ली ओपन अप नहीं होते, उन इस चीज़ को स्टिग्मा भी कंसिडर कर रहे होते हैं और बहुत शाय होते हैं इस मामले में। तो उनकी तरफ आपने ज़रा ज़्यादा कंपैशनेट और एम्पैथेटिक होना। साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपने सारे पेशेंट्स की करनी होती है और ये स्टार्ट में आना चाहिए। बायोसाइकोसोशल असेसमेंट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट। Don't be judgmental, show compassion. Give the patient room to express his or her feelings. Such patients are at risk of suicide. Address this issue and make them able not to take any such step. इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा एट रिस्क होते हैं सुसाइड पे कि एक तो वो जैसे इसके एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, सेक्सुअल डिसफंक्शन है या सेक्सुअल डिस्फोरियाज़ हैं, ये एक एबनॉर्मेलिटी है। अब वो जिस चीज़ और वो इस पे बात भी नहीं कर पा रहे होते, इसके सोसाइटी में इसको एक स्टिग्मा कंसीडर किया जाता है, तो वो अपने ही अंदर सोच सोच के उस चीज़ से एनजाइटी उनको हो रही होती है, डिप्रेशन हो रहा होता है, तो ऐसा पर्सन एट रिस्क ऑफ सुसाइड होता है। आपने उसकी बात को सुनना है, उसको उस चीज़ का एक वो क्या कहते हैं आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, और उनका ना ये आपने ऑन एंड ऑफ चेक रखना होता है कि इनके अंदर कोई सुसाइड का रिस्क ना हो। उस वो होता है, रिस्क होता है लाइक, क्योंकि वो परेशान होकर इंसान परेशानी में कोई भी कदम उठा सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में सुसाइड वाला कवर किया था कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर टू सुसाइड। आपने इस चीज़ को इस इशू को एड्रेस करना है और उनको ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोकना है। वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं ना कहेंगे कि आपने सुसाइड नहीं करनी, आपने उनका वो उसकी साइकी को समझते हुए उनको बताना होता है कि जो आपकी कंडीशन है ये ट्रीटेबल है, हम इसको ट्रीट करेंगे, यू विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो इस तरह से हम उसको उसमें सुसाइड का चांस भी कम कर सकते हैं। अब बस एक वीडियो रहेगी इस सेक्शन की, डिफेंस मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अब।